नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं जूलॉजी में डेवलपमेंट बायोलॉजी का पार्ट 16 पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अपने बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, अपने जो भी टॉपिक चल रहा था वो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसकी बात कर रहे थे। नर जनन तंत्र, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। नर जनन तंत्र के लिए मैंने आपको बताया था कि इसकी जो संरचना यदि देखें तो नर जनन तंत्र जो है अनेक छोटे छोटे अंगों से मिलकर बने हैं। प्रत्येक अंग का अपना अपना कार्य होता है। इन अंगों में अपने बात की थी कि सबसे पहला ऑर्गन जो होता है टेस्टिस, पहला कौन सा है? टेस्टिस एंड सेक्रोटल सैक यानी वर्षण और वर्षण कोश, या जिसको टेस्टिस सैक भी कहते हैं। दूसरा था एपिडाइमस, दूसरा भाग कौन सा था? एपिडाइमस, जिसको हम कहते हैं अधिवर्षण। तीसरा भाग था वासा डिफरेंस, जिसको शुक्रवाहिनी भी कहते हैं। चौथा पार्ट था सेमिनल वेजाइकल। पांचवा जो पार्ट था अपना वो था पेनिस, कौन सा था? पेनिस या सीसन। और जो छठा भाग अपना था वो ये था एसेसरी ग्लैंड्स, कौन सा था? एसेसरी ग्लैंड्स, सहायक ग्रंथि, जिसमें दो थी, एक प्रोस्टेट और दूसरी थी काउपर ग्लैंड। दूसरी कौन सी थी? काउपर्स ग्लैंड। दो ग्रंथियां थी। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने बात की थी टेस्टिस और सेक्रोटल सैक की। टेस्टिस और सेक्रोटल में थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, क्योंकि अपने अभी जो टॉपिक पे आ रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा अपने पीछे क्या पड़ा उसको हम समझने का थोड़ा प्रयास कर लें, या यूँ कहते हैं जो पहला टॉपिक था उसको मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि जो अपना फर्स्ट टॉपिक था वो बहुत डिटेल में था, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ जो टॉपिक हैं वो डिटेल में नहीं, अपने केवल शॉर्ट में। इसलिए जो मेन टॉपिक टेस्टिस था इसको थोड़ा मैं डिटेल में था, इसको सारे को एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। कि टेस्टिस की यदि हम बात करें या सेक्रोटल सैक की यदि हम बात करें तो टेस्टिस संख्या में 2 पाए जाते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं सेक्रोटल सैक के अंदर या वर्षण कोश के अंदर पाए जाते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। टेस्टिस जो हैं वो कि मुख्य है, ये मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जबकि ये सारे के सारे कौन से होते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, सहायक ऑर्गन होते हैं, सहायक अंग होते हैं। टेस्टिस को मैन क्यों कहा गया? क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको मैन कहा गया। और ये सारे एसेसरी क्यों हैं? क्योंकि ये शुक्राणु बनने के बाद में इनका कार्य शुरू होता है, और ये शुक्राणु को आगे की ओर भेजना, शुक्राणु को पोषण देना, शुक्राणु का संकलन करना, मादा के वेजाइना में ट्रांसफ़र करना, सीमन का निर्माण करना, तो वो सारे काम करते हैं शुक्राणु बनने के बाद में, इसलिए इनको क्या कहा गया? सहायक अंग। अब देखिएगा स्टूडेंट कि टेस्टिस की मैंने आपको सबसे पहले टेस्टिस सैक के अंदर या सेक्रोटल सैक के अंदर व्यवस्था समझाई थी, किस प्रकार इनकी व्यवस्था होती है, कि किस प्रकार ये व्यवस्थित रहते हैं। तो आपको बताया था टेस्टिस सैक जो होते हैं इनका तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए इस तापमान पर जो है इन शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से हो जाता है, इसलिए वर्षण कोश या सेक्रोटल सैक पाए जाते हैं। उसके बाद में मैंने आपको जो ये कह सकते हैं कि जो सेक्रोटल सैक था उससे बाहर हमने टेस्टिस को निकालने के बाद में आपको बताया था कि टेस्टिस के चारों 2 आवरण होते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका वेजाइनलिस और दूसरा मैंने बताया था ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये 2 आवरण होते हैं। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होता है ये जो है बाहर का आवरण होता है, जो कि सुरक्षात्मक आवरण होता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका बना होता है संयोजी ऊतक का बना होता है, श्वेत तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर जो टेस्टिस में भरा होता है संयोजी ऊतक, उस संयोजी ऊतक के अंदर धंसा रहता है, और अंदर धंस करके पट या सेप्टम का निर्माण करता है, जिनको मीडियास्टिनम भी कहते हैं या सेप्टम भी कहते हैं या पट भी कहते हैं हिंदी में। उसके बाद में आपको बताया था कि जो 2 सेप्टम के बीच का जो भाग होता है उसको कहा जाता है एक लोब्यूल्स, यानी एक पिंडक कहा जाता है। और प्रत्येक पिंडक के अंदर जो टेस्टिस की स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट जो होती हैं वो कौन होती हैं? आपको बताया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कौन होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो वो प्रत्येक लोब्यूल के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। यहाँ तक मैंने आपको बताया था, जिनको हिंदी में कहा जाता है शुक्रजनक नलिकाएं। नलिका शब्द इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये नलिकाकार होती है और शुक्राणुओं का निर्माण करती है, इसलिए इनको शुक्रजनक या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नाम दिया गया है। मुख्य इकाई यही होती है, वर्षण का निर्माण भी यही करती है, शुक्राणुओं का निर्माण भी यही करती है। अब देखिएगा
कि शुक्रजनक नलिकाएं जो हैं वो सारी आपस में गुंथी होती है, गुंथी होकर के फिर एक संरचना का निर्माण करती है जिसको हमने नाम दिया था क्या, रिटेटेस्टिस, वर्षण जालक। वर्षण जालक से फिर छोटी छोटी 7-8 संरचनाएं निकलती हैं जिनको कहा जाता है क्या, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया लगभग 8 से 10 ये होती हैं, वो सारी मिलकर के एक नलिका का निर्माण करती है जिसको अधिवर्षण या एपिडाइमस कहते हैं। अधिवर्षण जो है ये फिर आगे किसमें खुलता है, वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस जो है आगे एक फुली संरचना में खुलती है, इसको हम सेमिनल वेजाइकल कहते हैं। सेमिनल वेजाइकल से आगे एजुकुलेटरी डक्ट, और एजुकुलेटरी डक्ट जो है आगे यूरोजेनिटल पथ के अंदर खुलती है या ट्रैक में खुलती है। यूरोजेनिटल पथ जो आगे जाकर के पेनिस जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है उसमें खुलती है। पेनिस जो है ये फीमेल मेल को कोपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि यूँ कह सकते हैं कि जो स्पर्म है या सीमेन है उसको ट्रांसफ़र करने का काम करता है फीमेल की वेजाइना में। तो देखिएगा स्टूडेंट, फिर हमने अब हम थोड़ा सा अंदर वापस घुसे तो फिर हमने एक सेक्शन देखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो मैंने बताया था कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसके इस प्रकार से एक देखें तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों ओर 2 लेयर होती हैं। बाहर की ओर ट्यूनिका प्रोपरिया होती है, बाहर की ओर कौन सी होती है, ट्यूनिका प्रोपरिया होती है, जबकि अंदर की ओर कौन सी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम होती है। अंदर कौन सी होती है, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है। ट्यूनिका प्रोपरिया बाहर का सुरक्षात्मक आवरण होता है, ये केवल इसको सुरक्षा प्रदान करता है। और जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है ये मुख्य कोशिका होती है जो क्या काम करती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जर्मिनल एपिथेलियम सारी कोशिकाएं ये उपला कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच बीच में मैंने बताया था कुछ विशेष प्रकार की बड़ी स्तंभाकार संख्या में कम कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिनके स्वतंत्र किनारे खटे पटे होते हैं, जैसे हमने बनाई भी थी संरचना डायग्राम में। तो उन कोशिकाओं को हमने नाम दिया था सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स कहा जाता है। सर्टोली सेल का दूसरा नाम था नर्स सेल, आलंबन कोशिकाएं, सेंस्टैक्युलर सेल्स, ये सारे नाम सर्टोली सेल्स के हैं। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो शुक्रजनक नलिका यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम में बीच बीच में पाई जाती है, संख्या में बहुत कम होती हैं और लंबी होती हैं, स्वतंत्र किनारे कटे फटे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका जिनके लिए ये पूछा जाता है, क्वेश्चन अभी आता है इनमें से डेफिनेटली, छोटा क्वेश्चन आता है 1 या 2 नंबर का। तो सर्टोली कोशिकाएं हैं, इनका कार्य क्या है, फंक्शन की यदि हम बात करें तो देखो ये सबसे पहले शुक्राणुओं को अपने से चिपका करके उन्हें सहारा प्रदान करती है, इसलिए आलंबन कोशिका या सपोर्टिंग सेल भी कहा जाता है। दूसरा, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, इसलिए इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। तीसरा काम क्या करती है, ये मैंने बताया था कि ये जो है हार्मोन स्रावित करती है। जो हार्मोन जो है ये हार्मोन क्या करता है, जो FSH हार्मोन है उसके प्रभाव को कम कर देता है। FSH हार्मोन जैसे ही कम होगा तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को रोकने का काम करता है। इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी प्रोटीन हार्मोन। मैं वैसे थोड़ा लिख देता हूँ। सबसे पहला काम क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण देना, शुक्राणुओं को सहारा देना, पहला काम तो इसको यही काम है, सर्टोली सेल के कार्य देना। दूसरा काम क्या, शुक्राणुओं को पोषण देना, शुक्राणुओं को पोषण देना। तीसरा काम क्या है कि ये हार्मोन स्रावित करती है, इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन स्रावित करती है, प्रोटीन हार्मोन स्रावित करती है जो कि FSH का संदमन करता है, FSH का संदमन करता है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये जो है इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन, ये सर्टोली कोशिका स्रावित करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। पोषण देना, सहारा देना, ये तो मुख्य कार्य हो गए, साथ में ये भी कार्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ध्यान होना चाहिए। मैंने पहले बताया भी था आपको, जब हमने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी तो मैंने बताया था एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्रावित होता है। गोनेडोट्रोपिक का मतलब होता है FSH और LH।
FSH का मतलब होता है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं FSH की। तो एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा जो FSH स्रावित होता है वो FSH क्या करता है कि शुक्रजनक नलिकाओं की जर्मिनल एपिथेलियम को प्रेरित करके शुक्राणु निर्माण की क्रिया को प्रेरित करता है, शुक्राणु निर्माण को शुरू करता है। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन। तो देखिएगा स्टूडेंट, FSH जैसे बनेगा तो शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुरू हो जाएगी। अब आपको पता है कि हमने देखा कि जो शुक्रजनक नलिका है उसके अंदर शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय क्या होगा कि उन शुक्राणुओं की संख्या ज़्यादा हो रही है, इसलिए FSH का कुछ समय के लिए संदमन हो जाए। तो उसके लिए क्या करती है कि ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं कि एक इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन स्रावित करती है। ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन क्या करता है, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास जाकर के उसके कार्य, कौन सी कार्य को, FSH जो स्राव हो रहा है उस कार्य को एक बार रोक देती है। FSH जैसे ही रुकेगा तो उससे क्या होता है, शुक्राणु निर्माण कुछ समय के लिए रुक जाता है। फिर जो बने हुए शुक्राणु हैं वो आगे एटेटेस्टिस से होते हुए एपिडाइमस से होते हुए वासा डिफरेंस में चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही वहाँ से शुक्राणु कम हो जाती हैं सर्टोली कोशिकाओं के पास से, तो उस समय क्या होता है कि इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनना वापस कम हो जाएगा, और ये जैसे ही कम होगा तो FSH बनना शुरू हो जाता है। और FSH जैसे बनेगा वापस एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा तो वापस शुक्राणु निर्माण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो ये भी बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट कार्य है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये एक एंटी मुलेरिन हार्मोन स्रावित करती है। ये जो है एंटी मुलेरिन हार्मोन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट हार्मोन है। सर्टोली सेल्स AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करती है जो कि फीमेल डक्ट के विकास को रोकता है। यानी कि सर्टोली कोशिकाओं का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य ये भी एंटी मलेरियन हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है कि जैसे ही भ्रूण जो होता है, भ्रूण के अंदर लिंग का निर्धारण हो गया, तो लिंग का निर्धारण जैसे ही होता है तो उस दौरान क्या होता है कि हमने पढ़ा भी 2 तरह की डक्ट होती हैं भ्रूणीय अवस्था में। एक तो मुलेरियन डक्ट और दूसरी होती है वोल्फिन डक्ट। मुलेरियन डक्ट द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विकास होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जबकि वोल्फिन डक्ट के द्वारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जब लिंग का निर्धारण हो गया भ्रूणीय अवस्था में होने के बाद में ये पता लग गया कि जो लिंग है वो कौन सा है, मेल है, यानी मेल का मतलब लड़का है। तो लड़का यदि है तो उसके अंदर कौन सी डक्ट का विकास होगा, वोल्फिन डक्ट है, और वोल्फिन डक्ट से किसका डेवलपमेंट होगा, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो अब देखिएगा स्टूडेंट कि वोल्फिन डक्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता रहे तो वहाँ पर क्या मुलेरियन डक्ट बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए, क्योंकि मुलेरियन डक्ट अगर बनेगी तो वहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा, जो संभव नहीं है या नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे वोल्फिन डक्ट का डेवलपमेंट होता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। शुरू होते ही क्या होगा, उस दौरान सर्टोली सेल्स वहाँ बनी होती है, और बनी होती है तो सर्टोली सेल एंटी मुलेरियन हार्मोन स्रावित करती है। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, जो उस भ्रूण है उस भ्रूण के अंदर मुलेरियन डक्ट के विकास को रोक देता है, और मुलेरियन डक्ट का विकास नहीं होगा तो उस मतलब भ्रूण के अंदर या उस बच्चे के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका भी डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो ये 5वां कार्य और है, कुछ बुक्स में दिया गया है कि जो शुक्राणु हैं, ये कह सकते हैं कि डेड स्पर्म जो हैं, डेड स्पर्म के ये कह सकते हैं कि डेड स्पर्म के अपघटन को भी करती है, अपघटन का कार्य भी करती है। अब डेड स्पर्म का अपघटन का मतलब ये हुआ कि जैसे शुक्राणु बनेंगे तो क्या होगा कि कुछ शुक्राणु ऐसे होते हैं जो कि बनने के बाद में उनको पोषण नहीं मिल रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं हुई है, या किसी वजह से वो नष्ट हो गए हैं। तो नष्ट होने से क्या होता है कि वो शुक्राणु जैसे नष्ट होते हैं तो नष्ट होते ही क्या होता है कि उन शुक्राणुओं का जो मलबा होता है उस मलबे को समाप्त करना पड़ता है। तो उस मलबे को समाप्त करने के लिए जो है ये सर्टोली सेल्स जो हैं उनको वहीं पर अपघटित कर देती है, वहीं उनके मलबे को नष्ट कर देती है। तो ये कार्य भी कौन करता है,
सर्टोली सेल्स करती है। तो सर्टोली सेल के 5 मुख्य कार्य हो गए जो आपको ध्यान रखने, क्योंकि सर्टोली सेल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। इनकी खोज एनरिको सर्टोली ने की थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, सर्टोली सेल रखा गया। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हमने देखो सर्टोली सेल देख ली। अब जर्मिनल एपिथेलियम की बात और मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ साथ में, उसको हम आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे भी। तो हमने वहाँ पर एक बात पढ़ी थी कि जो अपने ट्यूनिका प्रोप्रिया के नीचे जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, और जर्मिनल एपिथेलियम सेल जो है उसके अंदर ये कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन होगा, जिससे स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया फिर आगे ग्रोथ स्टेज में जाती है, वृद्धि अवस्था में जाती है। ग्रोथ स्टेज में जैसे जाती है तो जिससे वो बड़ी कोशिका में चेंज हो जाती है। उस घटना के दौरान बनी कोशिका को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है आगे अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन करती है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अर्धसूत्री सेकंड का विभाजन होता है, और अर्धसूत्री सेकंड जैसे होगा तो स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड जो बाद में अपने शरीर की आकार आकृति को चेंज करके या कायांतरित होकर के स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारी घटनाएं कहाँ पर संपन्न होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा संपन्न होती है, जर्मिनल एपिथेलियम के द्वारा कंडक्ट होती है। तो ये कहें अब लास्ट में यदि इस बात का जो मेन लाइन है कि सर जो अपनी शुक्रजनक नलिका है, शुक्रजनक नलिका के अंदर 2 मुख्य कोशिका हैं। एक तो कौन सी है, जर्मिनल एपिथेलियम, और दूसरी कौन सी है, सर्टोली सेल। दोनों के अलग अलग कार्य। जर्मिनल सेल जो संख्या में ज़्यादा होती है जो शुक्राणु निर्माण करती है, सर्टोली सेल बड़ी होती है, बेलनाकार होती है, संख्या में कम होती है, और इसका जो कार्य है शुक्राणु बनने के बाद में शुरू होता है, जो शुक्राणु को पोषण, सारा और शुक्राणु निर्माण की क्रिया का कंट्रोल करती है। ये कार्य किसके हैं, सर्टोली सेल के हैं। तो इंपॉर्टेंट सेल्स है दोनों, जो कि शुक्रजनक नलिका के अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा वहाँ पर हमने, आप ये भी सोचते हो कि तो लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। अंतराली कोशिकाएं शुक्रजनक नलिका के अंदर नहीं पाई जाती, बल्कि वो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। और टेस्टिस में कहाँ पाई जाती है, जहाँ शुक्रजनक नलिका के चारों ओर जो संयोजी ऊतक होता है वहाँ पर ये कुछ दूरी पर स्थित होती है, और कुछ दूरी पर स्थित होते हुए ये क्या करती हैं कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका क्या करती है, ये स्त्राव करती है। और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो आपको पता ही है कि जो नर के जननांग हैं, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं, नर में जो ये कह सकते हैं कि शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है उस सब का नियंत्रण करते हैं। तो वो अलग कोशिकाएं हैं, ये दोनों अलग कोशिकाएं हैं। तो स्टूडेंट अभी अपना जो कंप्लीट टॉपिक हो गया है वो टेस्टिस ये और सक्रोटल सेल दोनों हो गए, विविध डायग्राम हो गए, और जो सर्टोली कोशिका के कार्य थे वो मैंने अभी आपको बता दिए हैं। और साथ में जितना भी हमने स्ट्रक्चर पढ़ दिया उस सबको एक जगह मैंने इकट्ठा करके आपको थोड़ा समझा दिया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है, अधिवर्षण, एपिडाइमस। ये सारे अब हमने मुख्य जननांग पढ़ दिया, अब हम सहायक जननांग पढ़ने जा रहे हैं। सहायक जननांग में अगला कौन सा है अपना, एपिडाइमस या अधिवर्षण। अधिवर्षण की यदि हम बात करें, अधि का मतलब मैंने बताया था ऊपर होता है, तो ये वर्षण के ऊपर की ओर एक थोड़ी संरचना होती है शीर्ष की ओर, इसलिए इसको क्या कहा गया, अधिवर्षण कहा गया है। और ये लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है। कितनी होती है, लगभग 6 मीटर लंबी संरचना होती है। अब आपको मैंने बताया था कि जो रिटे टेस्टिस है, रिटे टेस्टिस से लगभग 8 से 10 या कुछ किताबों में 15-20 के करीब नंबर दिया हुआ है। तो वो छोटी छोटी नलिकाएँ निकलती हैं जिनको वासा इफ्रेंशिया कहते हैं। वासा इफ्रेंशिया जो है वो आगे जाकर के लगभग एक लंबी कुंडली संरचना में खुलती है, जो हमने इस प्रकार से बनाई थी, याद आपको यूँ इस तरह से, ये वासा इफ्रेंशिया इस तरह से एक लंबी कुंडली संरचना बनाई थी, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडाइमस कहते हैं। एपिडाइमस जो है जिसको हिंदी में कहा जाता है अधिवर्षण। अधिवर्षण जो है इसके आपको बता देता हूँ मैं 3 भाग होते हैं जो हमने बात की भी थी। पहला भाग जो होता है कॉप्ट एपिडाइमस, दूसरा कौन सा होता है कॉर्पस एपिडाइमस, और तीसरा कौन सा होता है कार्डवा एपिडाइमस। तो कैप्ट, कॉर्पस और कार्डवा, कैप्ट, कॉर्पस और क्वाड्रल, क्वाड्रल एपिडाइमस, एपिडाइमस, एपिडाइमस लिख देते हैं। शीर्ष, जिसको हिंदी में कहा जाता है शीर्ष अधिवर्षण, इसको कहा जाता है मध्य अधिवर्षण, इसको कहा जाता है पूंछ अधिवर्षण, पूंछ अधिवर्षण। अब देखिएगा जो शीर्ष अधिवर्षण है, मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ कि इस एपिडाइमस की जो लंबाई होती है मनुष्य में होती है 6 मीटर। मनुष्य में कितनी होती है 6 मीटर, और खरगोश में होती है लगभग 3 मीटर। ये खरगोश में कितनी होती है 3 मीटर होती है। ये कौन है अधिवर्षण पूरी, जिसमें तीनों भाग आ गए, शीर्ष अधिवर्षण, मध्य अधिवर्षण और पूंछ अधिवर्षण, इन कैप्ट, कॉर्पस और क्वाड्रल एपिडाइमस। इसमें जो कैप्ट अधिवर्षण है इसको ग्लोबसा मेजोरा भी कहा जाता है, ग्लोबसा मेजर भी कहा जाता है। और जो कॉर्पस एपिडाइमस है इसको हम
ये भी कह सकते हैं कि इसको अपने एपिडाइमल बॉडी भी कहा जाता है। और जो क्वाड्रा एपिडाइमस होता है इसको हम, जो इसका एक छोटा सा नाम हो रहा है ग्लोबस माइनर, यानी ग्लोबस मेजर, इसका एक नाम हो रहा है ग्लोबोसा मेजर, ये एपिडाइमस बॉडी, और इसको ग्लोबोसा माइनर, ग्लोबोसा माइनर, ये भी इसके भी नाम है, मतलब नाम ये है। पर अब बात करें मुख्य भाग कौन सा होता है, एपिडाइमस बॉडी। शीर्ष किससे जुड़ा रहता है, वासा इफ्रेंसिया से, वासा इफ्रेंसिया से जुड़ा रहता है। और क्वाड्रुल वाला भाग किससे जुड़ा रहता है अपनी, ये कौन सा है, वासा डिफरेंस, ये भाग कौन सा है, वासा डिफरेंस से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए तीनों भाग है बस। अब बात करें इसके कार्य की, बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है। ये शुक्राणु जो बने हैं वो वासा इफ्रेंसिया से कैप्ट में, कैप्ट से कॉर्पस में, कॉर्पस से कॉर्डुअल में आते हैं। हम बताता हूँ कि ये शुक्राणुओं को पहली बात तो अस्थायी रूप से संग्रह करते हैं। कार्य की बात करें, पहला कार्य क्या है, अधिवर्षण का, अधिवर्षण के कार्य। पहला काम क्या है, शुक्राणुओं का अस्थायी संग्रह करना। दूसरा कार्य क्या है, शुक्राणुओं को पोषण देना। और तीसरा मुख्य कार्य है योग्यतार्जन, कैप्सिकेशन, योग्यतार्जन प्रदान करना, या जिसको कहते हैं कैप्सिकेशन। ये तीन मुख्य कार्य है किसके, अधिवर्षण के। तीनों कार्यों में से यदि हम बात करें, जिसमें जो है पहला कार्य अस्थायी संग्रह, मतलब संग्रह का मतलब ये होता है कि शुक्राणु बन गए, बनने के बाद में वासा डिफरेंशिया से होते हैं, यहाँ कुछ समय के लिए संग्रहित रहेंगे, उसके बाद में कहाँ जाते हैं वो वासा डिफरेंस। दूसरा है पोषण देना, ये इसका इतना इंपॉर्टेंट कार्य नहीं, क्योंकि ये कार्य कौन कर रही है, वैसे सर्टोली को उसका कर रही हैं। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में पोषण देती है। तीसरा कार्य क्या है, योग्यता अर्जन करना या कैप्सिकेशन। योग्यता अर्जन का मतलब क्या होता है कि जो शुक्राणु जो होते हैं, इन शुक्राणुओं के द्वारा क्या होता है, अपनी जाति के अंडे को निषेचित किया जाए, ये कंडीशन लागू होती है कि शुक्राणु जो होता है उसके द्वारा अपनी जाति के अंडे को निषेचित किया जाए, वह किसी दूसरे जाति के अंडे को निषेचित नहीं करती। क्योंकि क्या होता है, बाह्य निषेचन करने वाले जंतुओं में जो है शुक्राणु अंडाणु दोनों जल में छोड़े जाते हैं। अब जल में छोड़े जाएँ तो वहाँ पर ऐसा कभी नहीं होता है कि एक जाति के शुक्राणु ने दूसरी जाति के अंडे को निषेचित कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। उसी जाति का शुक्राणु उसी जाति के अंडे को निषेचित करे तो इसके ये घटना क्या कहलाती है, योग्यतार्जन कहलाती है। तो योग्यतार्जन में कुछ रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं शुक्राणु में, या उनको परिपक्व किया जाता है। वो परिपक्व हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, योग्यतार्जन किसके द्वारा किया जाता है, अधिवर्षण के द्वारा किया जाता है। या वो परिपक्व किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसे अधिवर्षण के द्वारा। कुछ जंतुओं में जो वेजाइनल जो फ्लूइड होता है वो भी शुक्राणु को क्या प्रदान करता है, आंतरिक निषेचन करने वाले जंतुओं में जो वेजाइनल फ्लूइड होता है वो भी योग्यतार्जन प्रदान करता है। परंतु मुख्य जो योग्यतार्जन है वो कहाँ पर प्रदान किया जाता है, अधिवर्षण के अंदर प्रदान किया जाता है। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट जो अपना वासा डिफरेंस, शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी जो है ये एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है, और ये जो है नलिका जो अधिवर्षण कहाँ पाया जाता है आपको पता ही है, सेक्रोटल सेक के अंदर पाया जाता है। वहाँ से होते हुए ये उदरगुहा से होते हुए ये फिर मूत्रवाहिनी के ऊपर से होते हुए कहाँ मिल जाती है, शुक्राशय सेमिनल वेजाइकल तक जाती है। कौन, वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस जो होती है इसका कोई ज़्यादा विशेष कार्य नहीं है, ये केवल क्या करती है कि केवल और केवल जो शुक्राणु हैं उनको कहाँ तक छोड़ती है, सेमिनल वेजाइकल तक छोड़ती है। उसके अलावा इस के अंदर जो है संकुचन और शीतलन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो है अनैच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। और साथ में जो शुक्राणु जो है शुक्रवाहिनी जो है इसकी जो संरचना होती है, इसके अंदर इसकी यहाँ पर इस एरिया के अंदर या दीवार के अंदर ग्रंथिल कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो इस मार्ग को क्या बनाए रखती, नम और चिकना बनाए रखती, ताकि शुक्राणु बिना किसी घर्षण के सीधा शुक्राशय तक या सेमिनल वेजाइकल तक पहुंच जाए। तो ये काम कौन करती है, शुक्र वाहिनी करती है। उसके लिए यदि हम बात करें कि जो शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी जो है किसका रूपांतरण है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्रवाहिनी मनुष्य के अंदर मीजोनेफ्रिक या यूँ कहते हैं वुल्फिन डक्ट जो होती है उसका क्या होती है, ये रूपांतरण होती है। यानी वुल्फिन डक्ट जो है वो किसका रूपांतरण है,
इस शुक्रवाहिनी का वासा डिफरेंस का रूपांतरण है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और अब कार्य की यदि हम बात करें शुक्रवाहिनी के, तो शुक्रवाहिनी का कार्य कोई विशेष नहीं है, ये केवल एक इतना सा कार्य करती है कि ये शुक्राणुओं को अधिवर्षण से शुक्राशय यानी सेमिनल वेजाइकल तक छोड़ती है। और जो ये वासा डिफरेंस जो होती हैं ये नम और चिकना पदार्थ विस्तारित करते हैं, जिससे क्या है कि वो वहाँ का जो वातावरण है वो नम और चिकना रहता है, जिससे शुक्राणु बिना किसी घर्षण के आगे तक चले जाते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना वो है टॉपिक जो है सेमिनल वेजाइकल, यानी जिसको हम कहते हैं शुक्राशय, या जिसको हम कह सकते हैं यूटेरस मैस्कुलाइनस भी कहते हैं। यूटेरस मैस्कुलाइनस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करता है, और ये सीमन का लगभग 80% भाग बनाता है। कुछ किताब में 40 से 80% दिया है, कुछ में 70 से 80% दिया गया। तो कहने का मतलब यही है कि सेमिनल वेजाइकल जो है वो मैक्सिमम जो भाग है सीमन का वो बनाता है। तो सेमिनल वेजाइकल की यदि हम बात करें, सेमिनल वेजाइकल या जिसका एक नाम और क्या है यूटेरस मैस्कुलाइनस, यूटेरस मैस्कुलाइनस। अब आपको मैं बताता हूँ ये भी किसका व्युत्पन्न है, जो हमने वुल्फेन डक्ट पढ़ी है उस वुल्फेन डक्ट का ही व्युत्पन्न ये क्या होती है, सेमिनल वेजाइकल होती है। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ बुक्स के अंदर सेमिनल वेजाइकल को वासा डिफरेंस का ही भाग माना गया है, या वासा डिफरेंस के साथ ही जोड़ करके पढ़ाते हैं, तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। यहाँ हमने अलग पढ़ रहे हैं, ये भी क्या सही है। तो सेमिनल वेजाइकल जो है इसका दूसरा नाम क्या, यूटेरस मैस्कुलाइनस। अब यूटेरस मैस्कुलाइनस आपको बताया एक फूली हुई संरचना होती है, जो क्या काम करती है, मुख्य काम क्या है, सीमन के 70 से 80% भाग का निर्माण करती है। कौन, यूटेरस मैस्कुलाइनस या सेमिनल वेजाइकल करती है। और सेमिनल वेजाइकल कुछ जंतुओं के अंदर एब्सेंट होती है, जैसे कुत्ते बिल्ली के अंदर ये क्या एब्सेंट होती है। अब देखिएगा तो जो सीमन है वो 70 से 80% भाग को बनाती है सेमिनल वेजाइकल। और सीमन क्या होता है, एक क्षारीय रंग का सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जो शुक्राणुओं के चारों ओर पाया जाता है और शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, क्योंकि इसके अंदर मुख्य पोषक तत्व फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज होने के कारण इसके जो शुक्राणु हैं उनको पोषण प्रदान किया जाता है, क्योंकि पहले सर्टोली कोशिकाएं प्रदान कर रही थी, अब शुक्राणुओं को आगे जाने के लिए, गति करने के लिए पोषण चाहिए, तो कौन प्रदान करता है, सीमन के अंदर मौजूद फ्रक्टोज प्रदान करता है। और उस सीमन का 80% भाग कौन बनाता है, सेमिनल वेजाइकल या यूटेरस मैस्कुलाइनस बनाती है। उसके अलावा जो सीमन है वो क्या करता है, एक तरल माध्यम प्रदान कर देता है, जिससे क्या है कि जो ये कह सकते हैं कि शुक्राणु है वो बिना किसी घर्षण के आगे की ओर गति करते रहते हैं। उसके अलावा जो ये यूटेरस मैस्कुलाइनस है ये आपको पता है कि आगे किस में खुलता है, ये खुलता है किसमें, एजुकुलेटरी डक्ट में खुलता है। एजुकुलेटरी डक्ट आगे यूरोजेनिटल पार्ट के अंदर खुलती है। तो स्टूडेंट आज अपने यहाँ तक ही देखते हैं सेमिनल वेजाइकल तक। कल अपने नेक्स्ट क्लास में पेनिस के बारे में पढ़ेंगे और एसेसरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।